मोहम्मद मीर से गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखते हैं। आप पर खालिद ख्वाजा गालिबन उसका नाम है और कर्नल इमाम के कत्ल का इल्ज़ाम लगा, तो आपने कहा कि कई सहाफ़ियों ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए आपकी किरदार कुशी की, मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या आप उन सहाफ़ियों का नाम लेना पसंद करेंगे? क्या आप उस सहाफ़ी का भी नाम लेना पसंद करेंगे जिसने आपकी हमायत में बयान दिया? देखिए, ये सिर्फ खालिद ख्वाजा वाली बात है। कर्नल इमाम साहब की फ़ैमिली इसमें शामिल नहीं है, और बल्कि कर्नल इमाम की जो फैमिली है वो उन्होंने मेरी अखलाकी तौर पे सपोर्ट की, मदद की। उनको तो सारी गेम का पता था ना। गेम थी क्या? गेम ये थी कि असलम बेग साहब की किताब पढ़ें आप, इक़्तिदार की मजबूरियाँ। असलम बेग साहब ने कर्नल इमाम साहब को कहा कि तालिबान की और अमेरिका की बात करवाएं, ठीक है। बीच में आ गए खालिद ख्वाजा साहब और एक वो बीच में जर्नलिस्ट को ले आए, और मुझे तो ख़बर ही कोई नहीं है कि जनाब ये जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो इन्होंने जनाब कर्नल इमाम साहब और खालिद ख्वाजा साहब, कर्नल इमाम के बारे में ये कहा जाता है ना कि वो तालिबान के उस्ताद थे और तालिबान उनकी बहुत इज्जत करते थे। बिल्कुल करते थे, बिल्कुल करते थे। वो हेरात में कौंसलर जनरल थे जब, तो बिल्कुल तालिबान उनकी इज़्ज़त करते थे। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने कर्नल इमाम को कत्ल किया, तो उससे ये लगता है कि कत्ल करने वाले जो हैं उनको ना तो तालिबान की इज़्ज़त का ख्याल था और ना ही उनको कर्नल इमाम की अहमियत का एहसास था, और वो किसी एजेंडे पे थे, ठीक है ना। तो उसमें ये जब वाक़या हो गया, ये दोनों उधर गए, इनको अगवा कर लिया गया। इनके साथ जो तीसरा जर्नलिस्ट था, ही वॉज अ ब्रिटिश नेशनल, उसको छोड़ दिया, उसको छोड़ दिया। और जो दो पाकिस्तानी थे उनको उन्होंने कत्ल कर दिया। आप पर इल्ज़ाम क्यों लगा? मेरे पे तो इल्ज़ाम उसके बहुत दिनों के बाद लगा। नहीं, क्यों? वाय हामिद मीर? हाँ, वो ऐसे कि मुझे एक उस ज़माने में पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर थे, उन्होंने बुला के कहा कि यार आप मिसिंग पर्सनस का इशू बहुत उठा रहे हैं, तो आप बाज आ जाएं, आप पे इन्होंने कोई केस डाल देना है। मैं कहा मेरे पे क्या केस डालेंगे? किस सन की बात है? ये 2010 की बात है। 2010। और आपको एक बुलाया वजीर ने और कहा मिसिंग पर्सन का मामला मत उठाओ। हाँ। और न कोई केस पड़ मैंने कोई पार्लियामेंट हाउस के बाहर खड़े होकर एक प्रोग्राम किया था मिसिंग पर्सनस की फैमिलीज़ के साथ। आमना मसूद जंजवा थी और लोग थे, तो मुझे उन्होंने कहा कि ये आपके साथ कुछ करेंगे। फिर मुझे प्रेसिडेंट साहब ने बुलाया, जरदारी साहब ने। ये आसिफ जरदारी और आप लगता है कि एक सारा दिन यही काम करते वही जो आर्टिकल नहीं था जिसकी वजह से आपकी और मेरी छुट्टी हो गई थी। हाँ। तो उस वक्त तक तो जरदारी साहब जो हैं वो समझते थे कि मैं को बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेटर हूँ। वो फिर जब उनको पता समझते थे या फिर ये साबित किया तुमने? वो फिर बाद में फिर जो है वो उन्होंने फिर मेरे साथ एक उनकी इंटीमेसी बन गई। कॉन्स्पिरेसी करने के लिए नहीं, कि जिस तरह आपकी बहुत से सियासतदानों से दोस्ती हो जाती है तो हमारी भी हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रा एहतियात करें, तो दो इश्यूज़ हैं, उनको अगर आप अवॉइड करें तो प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने कहा जी कौन से दो इश्यूज़ हैं? उन्होंने कहा एक मिसिंग पर्सन और एक बलोचिस्तान। अच्छा, जिन सहाफ़ियों ने मेरे खिलाफ प्रोग्राम किए, बाद में फिर उन्होंने मेरे से माजरत कर ली। 2017 में वही जो 2010 का केस है, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो मेरे पे FIR करवा देते हैं। कौन जज साहब? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, ठीक है। क्यों? दुश्मनी जाती हुई तुम्हारी? मुझे नहीं पता, लेकिन कियानी, एक जनरल कियानी तुम्हारा दोस्त है और एक जज कियानी तुम्हारे पे पर्चा करवा देता है। अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पर्चा दर्ज हुआ थाना रमना में। थाना रमना जो है वो 2010 में जब वकूआ हुआ शुमाली वजीरिस्तान में, तो थाना रमना था ही नहीं। जब इमरान खान PTI बना रहे थे तो आपने लिखा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस नई जमात का चेहरा तो इमरान खान होंगे लेकिन मास्टरमाइंड हमीद गुल होंगे। लेकिन साथ ही आप कहते हैं कि इमरान खान, नवाज शरीफ और हमीद गुल दोनों से दूर रहे। इन दो मुतज़ाद बयानात से मैं क्या अखज़ करूं? क्या प्रोजेक्ट इमरान खान का मास्टरमाइंड हमीद गुल थे या नहीं? हमीद गुल को इमरान खान ने अपनी पार्टी के करीब नहीं आने दिया, और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या है कि लाहौर में मोहम्मद अली दुरानी साहब ने किसी जगह पे मुझे बुलाया। ये 1996 के शुरू की बात। ये सारे ऐसे लोग आप ही को क्यों बुलाते हैं? ये कभी भाई मेरी इमरान खान से दोस्ती थी। अच्छा, ठीक है। ज़िया शाहिद साहब की उससे बड़ी दोस्ती थी इमरान खान से। तो इमरान खान जो है वो, मैं उसको कहता था कि तुमने पार्टी नहीं बनानी, यू आर एन अनडिस्प्यूटेड हीरो और रिफॉर्मर का किरदार अदा करो,
ضیاء صاحب کہتے تھے کہ نہیں تم پارٹی بناؤ. تو اب عمران خان جو ہے وہ ایک طرف مجھ سے بات کرتا ہے, دوسری طرف ضیاء صاحب سے بات کرتا ہے. ایک دن اس نے مجھے محمد علی درانی نے کہا یہ کہ ہم اپنے گھر ایک میٹنگ کریں تو آپ ادھر آ جائیں. میں ادھر گیا جب, تو وہاں پہ عمران خان بھی تھے اور حمید گل بھی تھے اور بھی 3-4 لوگ تھے. اب وہاں پہ سارے اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ پارٹی بنائیں, یہ ہوگا وہ ہوگا. میں اور ایک اور بندہ تھا, اس نے, ہم نے کہا کہ نہیں آپ کو پارٹی نہیں بنانی چاہیے, آپ کو ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. تو عمران خان نے کہا ہاں میں تم صحیح کہتے ہو. میں خوش ہو گیا. ہم ادھر سے اٹھے, حمید گل صاحب بڑے ڈسپوائنٹڈ, مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. یہ حمید گل نے آپ سے کہا؟ ہاں, آپ نے اچھا نہیں کیا. تو میں بڑا خوش, اور محمد علی درانی صاحب بھی مجھ سے کچھ ناراض. خان صاحب نے مجھے گلے ولے لگایا اور میں اپنے دفتر چلا گیا. اور 3 دن بعد عمران خان نے پارٹی اناؤنس کر دی. تو آپ کو 3 دن تک پتہ ہی نہیں لگا کہ کچھ کر رہے ہیں؟ اب جب آپ صحافی ہو اور بڑے باخبر صحافی تھے. میں جناب اس دوران سیریا چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, ورنہ آپ کو یہ بات بھی پتہ لگ جاتی کہ یہ پارٹی بنا رہے ہیں. اچھا, اب میں جب واپس آیا تو میں نے آگے عمران خان صاحب سے باقاعدہ لڑائی کی. میں نے کہا آپ پارٹی بنائیں یا آپ کی مرضی ہے, میرے ساتھ آپ نے کیوں غلط بیانی کی؟ کہتا ہے میں نے تیرے ساتھ کوئی غلط بیانی نہیں کی. میں نے جب تیرے سامنے بات کی تھی تو اس وقت مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے اگر پارٹی بنا لی تو پارٹی کا چیئرمین حمید گل ہوگا اور میں یا تو وائس پریزیڈنٹ ہوں گا یا جنرل سیکرٹری ہوں گا. میں نے وہاں پہ کہہ دیا میں نے پارٹی نہیں بنانی. میں وہاں سے باہر نکلا, حمید گل نے میرے سے کوئی بات نہیں کی, معاملہ ختم ہو گیا, حمید گل صاحب کہیں چلے گئے. تو مجھے میرے ساتھیوں نے کہا سنہری موقع ہے, حمید گل صاحب سے جان چھوٹ گئی ہے, آپ اپنی پارٹی اناؤنس کر دیں. تو میں نے پارٹی اناؤنس کر دی. اتنا غیر سنجیدہ رویہ ایک پارٹی کو اناؤنس کرنے کا. دیکھیں, اور وہ جو پارٹی جب اناؤنس ہوئی تھی تو وہ جو ساری عمران خان نے جو پریس کانفرنس کی تھی وہ ساری جو اس کی اسپیچ ساری جو ہے وہ ضیاء صاحب جو ہیں, ضیاء شاہد صاحب, وہ انہوں نے تیار کی تھی اور پارٹی کا نام سجیسٹ کیا تھا حسن نثار صاحب نے. اور آپ کا رول کیا تھا؟ میرا رول تو یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ خان صاحب پالیٹکس میں نہ آئیں. اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ عمران خان نے ہسپتال بنایا ہے, اس کو ایک یونیورسٹی بنانی چاہیے, اس کو پاکستان میں ریفارمر کا کردار ادا کرنا چاہیے. حامد میر سے گفتگو آپ نے سنی. یہ پروگرام کا پہلا حصہ تھا. اس پروگرام کا دوسرا حصہ اگلے اتوار ضرور دیکھیے گا. حضرات آپ کو ہم ویلکم بیک کہتے ہیں اور گفتگو کا سلسلہ جو ہے حامد میر سے اس کو جاری رکھتے ہیں. حامد, آپ کہتے ہیں کہ ایک دن نواز شریف نے آپ کو, نصرت جاوید کو اور ظفر عباس کو ناشتے پہ بلایا, بڑا اچھا ناشتہ تھا, اور آپ سے کہا کہ آپ روزنامہ پاکستان کی ایڈیٹرشپ چھوڑ دیں. ان کی آفر کیا تھی اور وجہ کیا تھی؟ اب آپ ایک بہت ہی ڈینجرس ایریا میں داخل ہو گئے ہیں. میں نہیں ہو رہا, یہ آپ کے حامد میر کی کہانی صفحہ 41 میں آپ نے جو فرمایا, جو آپ نے کہا, میں اچھا اسی کے حوالے سے اس میں ایسے ہے. ٹھیک ہے نہیں, وہ اصل میں نا وہ آج کل کی صورتحال میں نا یہ کہانی جو ہے نا یہ میرے لیے بڑے مسائل پیدا کرے گی, لیکن میں احتیاط کے ساتھ آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. بھائی دیکھیں نا, یہ نواز شریف صاحب لندن کی جن پراپرٹیز کی وجہ سے نااہل ہوئے, ان پراپرٹیز کے بارے میں نے 1996 میں میں نے ایک کالم لکھا, اور ان کی یہ جو پراپرٹیز ہیں ان کی جو ڈاکومنٹس تھے وہ میرے پاس تھے. پھر میرے ساتھ ایک اور ڈاکومنٹ آپ کے پاس کیسے آ گئے؟ ڈاکومنٹس, اب یہ سب کچھ تو نہیں نا میں آپ کو بتا سکتا. تاریخ کا حصہ نہ ہو, تاریخ کا حصہ ہے. تو ایک اور بھی گواہ ہے, سعید قاضی, وہ میرے ساتھ اخبار کا اسسٹنٹ ایڈیٹر تھا. اس کو میں نے کہا تم فیچر کرو. وہ اور میں, ہم جو ہے وہ مختلف لوگوں کو ملے, میں نے کالم لکھا, اس نے پورا کلر پیج پہ فیچر چھاپا صاف میں, ود نہیں ڈیلی پاکستان. اچھا ٹھیک ہے, ود ڈاکومنٹس. ٹھیک ہے, ود ڈاکومنٹس. نواز شریف نے یہ کیوں کہا کہ نواز شریف صاحب بڑے غصے میں تھے. نواز شریف صاحب نے وہ جو ناشتے کی ٹیبل تھی اس پہ مجھے کہا کہ آپ پاکستان اخبار سے استعفیٰ دے دیں, یہ آپ سے اکبر بھٹی نے لکھوایا. میں نے کہا جی مجھ سے کوئی نہیں لکھوا سکتا, میں نے اس پہ انویسٹیگیشن کی ہے. کہتے ہیں آپ اخبار چھوڑ دیں, پاکستان چھوڑ دیں, میں آپ کو نوائے وقت کا ریزیڈنٹ ایڈیٹر لگوا دیتا ہوں. میں نے کہا آپ ایڈیٹروں کی پوسٹنگ ٹرانسفر کرتے ہیں؟ اگلا سوال ہمارا آپ سے یہ ہے کہ بقول آپ کے, میں کبھی نہیں بھولوں گا, نواز شریف نے ہمیں بلایا اور پوچھا دھماکہ کروں یا نہ کروں. مجیب الرحمان شامی نے کہا نہ کرو.
मजीद निज़ामिन का धमाका कर दो वरना तुम्हारा धमाका हो जाएगा। अब सवाल ये है कि शामिर साहब कहते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने मशरूत तौर पर हमायत की थी कि आप कर दें धमाका और सऊदी अरब से बात कर लें कि अगर 4 साल का पेट्रोल हमें वो देते हैं बगैर किसी पैसे के तब करेंगे। हकीकत है जो मैंने उस वक्त सुना था मैंने उसी वक्त लिख दिया था, ठीक है। और जो मशरूत उन्होंने हो सकता है बात की हो, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुद वहाँ पे थे नहीं वो। कौन? आपने तो कोर्ट किया, मैं तो था, मौजूद था भाई। आप तो उनको भी कह रहे हो कि वो भी मौजूद थे, उन्होंने अपोज किया। वो कहते हैं ऐसी बात नहीं। किसने? मेरे दोस्त शामी साहब ने अपोज किया। हाँ, वो कहते हैं ऐसा नहीं है। मैंने मशरूत बात की। चले आगे। क्या ये हकीकत है कि मुशर्रफ ने 2007 में जजों की बहाली की तहरीक से मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए लाल मस्जिद के मामले में मीडिया को इस्तेमाल किया? बिल्कुल सही बात है, इसका मैं आई विटनेस हूँ। इसलिए कि मुझे लाल मस्जिद के अंदर जब सीज हुई थी, घेरा डाला हुआ था, तो मुझे एजाजुल हक जो है उसने, वो उस वक्त मिनिस्टर था मजहबी अमूर का, तो उसने मुझे कहा यार ये कोई इशू नहीं है, ये जो मस्जिद के साथ तो कोई फड्डा नहीं है, तो ये किसने फड्डा पैदा किया है, तो ये मसला हल कराएं। मैंने कहा हाँ मसला हल कराएं। तो मैं और एजाजुल हक बैक डोर से एक रास्ता था, हम उस रास्ते से गाजी अब्दुल रशीद और मौलाना अब्दुल अजीज़ के पास चले गए। हम जब उन्होंने कहा कि ठीक है कोई मसला नहीं है तो आप हमारे पास आ गए हैं, बड़ा शुक्रिया, हम मसला हल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम निकल रहे थे तो उन्होंने कहा कि इधर जो मिलिटेंट्स हैं मस्जिद के अंदर हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो आपके मिलिटेंट्स हैं। आपसे मुराद आपके? नहीं, मेरे नहीं, हुकूमत के। अच्छा। तो ये तो गन पॉइंट पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है और इनकी तो शिफ्टें हैं। तो हम जब बाहर आ रहे थे तो एक राइडर जो है वो बाहर दरवाजे पे कोई ख़त दे के गया और एक जो खादम था मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब का, वो लेके आया। तो वो जब वो लेटर खोला गया तो वो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से लाल मस्जिद को नोटिस दिया गया था कि आप ये जगह खाली करें, और मिनिस्टर साहब साथ खड़े हैं। अच्छा, मतलब इसका मतलब यह है कि मीडिया को इस्तेमाल किया गया। मीडिया को इस तरह इस्तेमाल किया गया कि परवेज़, फिर जब ये सारी सिचुएशन का मुझे पता चल गया और फिर जो उस वक्त सेक्रेटरी दाखिला थे कमाल शाह साहब, उन्होंने मुझे पूरी सिचुएशन बताई। वो कहते हैं जी कि ये जो मिलिटेंट्स हैं इधर लाल मस्जिद के, इनको हमने पकड़ा है और इनसे असला बरामद किया है, पकड़ के हमने इनको थाने में बंद कर दिया है। हमें फ़ोन आता है एक इदारे का, इनको छोड़ दो। हम उनको छोड़ते हैं, वो फिर जाकर लाल मस्जिद में बैठ जाते हैं। अब जनाब मैंने यही बात आर्मी हाउस में 10 सहाफ़ियों की मौजूदगी में मैंने परवेज़ मुशर्रफ को सुना दी कि आप डबल गेम कर रहे हैं हमारे साथ। वो गुस्से में आ गया, उसने कहा भाई कमाल शाह से बात कराओ, कमाल शाह से बात कराओ। तो वो जनरल हामिद जावेद साहब जो हैं उन्होंने कमाल शाह से बात की, कमाल शाह ने कंफर्म कर दी, मैंने कंफर्म कर दी, मुशर्रफ साहब झाग की तरह बैठ गए। और उसके बाद फिर चौधरी शुजात साहब ने नेगोशिएशन शुरू की, नेगोशिएशंस कामयाब हो गई, इसके बावजूद ऑपरेशन हो गया। आपने लिखा कि मुझ समेत बहुत से अहले सहाफ़त ने जजों की बहाली को अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना रखा था। आमिर साहब, जिस तहरीक को आपने अपनी ज़िंदगी और मौत का मसला बना रखा था, इससे हासिल क्या हुआ? कहा जाता है ये तो एक जनरल की दूसरे जनरल के ख़िलाफ़ एक जंग थी। देखिए, इस लॉयर्स मूवमेंट के दौरान आसिफ जरदारी साहब से मेरी बड़ी बहस होती थी और यहाँ तक कि वो प्रेसिडेंट भी बन गए। तो हम उनको कहते थे कि आप जजों को बहाल करें। हमने तो ज़िंदगी मौत का मसला बनाया हुआ। वो जो मैं कह रहा हूँ ना, इस तरह करके मैं बात करता था उनके सामने, छोड़ूंगा नहीं, ये नहीं है, नो कम्प्रोमाइज़ है वो। आप कहते थे? हाँ। तो वो अब जरदारी साहब मुझे कहते थे अच्छा ये बंदा जो है इफ्तिखार चौधरी तेरा हीरो, ये रिटायरमेंट के बाद जब पार्टी बनाएगा तो तू पार्टी में शामिल होगा। मैंने कहा ये मेरा हीरो बिल्कुल पार्टी नहीं बनाएगा, वो रूल ऑफ लॉ की जंग लड़ रहा है। उसने कहा उसकी पार्टी का नाम होगा जस्टिस पार्टी। जब वो पार्टी बनाएगा तो तू टीवी पे आके ये ऐलान करेगा कि मैं गलत था और आसिफ जरदारी ठीक था। हाँ मैं कर दूंगा। हाँ, बस मेरा सवाल ये है कि ये एक जनरल की दूसरे जनरल के खिलाफ जंग थी। मेरा सवाल ये है। जंग नहीं थी, इसमें जनरल क्यानी साहब थे जो। हाँ, क्यानी वर्सेस मुशर्रफ? नहीं, क्यानी वर्सेस नहीं था, क्यानी के साथ पूरी फौज थी। फौज जो है वो मुशर्रफ से तंग आ चुकी थी। ये एक रेपिटेशन थी, हिस्ट्री ने रिपीट किया था। जिस तरह याह्या खान ने फौज की मदद से अयूब खान को हटाया, उसी तरह जनरल क्यानी ने फौज की मदद से मुशर्रफ को हटाया। जनरल क्यानी से आपके बड़े करीबी तल्लुकात थे।
یہ تعلقات کب بنے؟ قریبی تعلقات نہیں تھے، وہ ایسے تھا کہ میری ایک دو دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ کور کمانڈر راولپنڈی تھے، تو مشرف صاحب پہ اٹیک ہوا، تو اس کی انہوں نے انکوائری شروع کی. انہوں نے جو بندے پکڑے ہوئے تھے، میں نے یہ کالم لکھا کہ یہ بندے غلط پکڑے ہوئے ہیں. تو آپ کو اصل آدمیوں کا علم تھا؟ مجھے اصل آدمیوں کا علم نہیں تھا، تو ان کے بارے میں آپ کیسے کہتے ہو غلط پکڑے ہوئے؟ اس لیے کہ ان کو میں جانتا تھا. یہ ہر غلط آدمی کو آپ جانتے تھے؟ دیکھیں نا، اب میں نام لے لیتا ہوں، وہ الیاس کشمیری جو ہے جس کو انہوں نے پکڑا تھا، تو میں نے کالم لکھا ہو بھائی یہ وہی الیاس کشمیری ہے جس کو 2-3 سال پہلے تک آپ کیش پرائز دیا کرتے تھے. اس پر مجھے کیانی صاحب نے بلایا، اور ان کا جو کیانی صاحب کا جو چیف آف سٹاف تھے وہ تھے بریگیڈیئر قمر جاوید باجوہ صاحب. ہاں بھائی، یہ باتیں ہم کرتے رہیں گے، اور آپ کی باتوں میں کافی ایسی چیزیں ہیں کہ لوگوں کو مجبور کرتی ہیں کہ آپ کو سنتے رہیں، لیکن مجھے